जी जनाब, इस वीक की लास्ट एपिसोड सैटरडे एपिसोड लेकर मैं आ चुकी हूँ। पारस वाइल्ड फ्लावर राइटर असमरवा मिर्ज़ा एपिसोड 24। तो बहुत ही मज़े की आज की किस भी जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आ जाओ बाहर। आहिल ने गाड़ी हॉल के बाहर पार्क किए, शिजा के साइड का डोर ओपन किया और अपना हाथ भी नर्म मुस्कुराते लबो लहजे में इसे पुकार कर उसकी तरफ बढ़ाया। अभी वो फ्यूचर की अनातालिया का अमीर हाथ पकड़ने के मयार पर कहाँ पूरा उतरा, तभी तो वो जबरन सा मुस्कुरा कर हाथ को थामने के बजाय खुद जलवे बिखेरती बाहर आई। हाथ पकड़ लेती तो क्या हो जाता शिजा बारात साहिबा। आहिल ने गाड़ी का डोर बंद करते उसके अकब से हाथ से तेज तेवर से पूछा, जबकि वो बहुत ही बड़े 5 स्टार वेडिंग हॉल के बाहर की सजावट पर ही थम गई। इतना महंगा हॉल, यहाँ तो सिर्फ सियासतदानों बहुत बड़े एक्टरों की शादियां ही होती सुनी थी। वो आहिल के सवाल को नज़रअंदाज किए अपनी ही हैरानगी समेत बोली, तो मान गई तो अपनी इससे भी बड़े हॉल होगी। आहिल की फ्लर्टी गुफ्तगू सुनने का शिजा में बिल्कुल हौसला न था, तभी बुरा मन आ गई। एक्चुअली मेरा जो दोस्त है उसके फादर बहुत बड़े ड्रामा प्रोड्यूसर हैं, तो फैमिली काफ़ी रिच ना भी हो, रख रखाव तो फिर करना पड़ता है। बाकी तुम फंक्शन के बीच अपने दुपट्टे को सर से मत उतारना, भले कितना ही ओल्ड फैशन क्यों ना लगे। मैं चाहता हूँ शिजा बालात सब में मुनफरिद लगे, और माई टाइप भी कि यहाँ के मॉडर्न लोंडे सरसरी नज़र के बाद दूसरी नज़र न डालें तुम पर। शिजा ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाई, जो ये कहता आम सा लगने के बावजूद भी दिल में धड़क गया, खासकर दुपट्टा ओढ़ने की ताकीद पर। आपको तो सारी नज़रें माफ़ है ना जैसे। वो घबराहट छुपाने को शिकवा कर गई। बड़ा मुश्किल था आहिल मुकदाम को देखते रहना। अभी नहीं पर जल्द हो जाएंगी। हम मुकदाम खानदान के वारिस मोहब्बत धुआंधार करते हैं तो निभाते वक्त दुनिया हिला देते हैं। नज़र की माफ़ी आम चीज़ है। उसके बाद शायद शीज़ा कुछ बोलती तो उसकी आवाज़ जज्बात से कपकपा जाती। उफ, क्या मोहब्बत की रट लगा रखी है। हम बस अजनबी हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान और मेज़बान। अब क्यों सरसरी के बाद दूसरी नज़र डालने से परहेज़ नहीं करते। कितनी बार बताऊं, गुनाह मिलता है। वो अजीब से अंदाज में लड़ने लगी। क्या बताती, वो अच्छा महसूस नहीं करती थी उसके मुसलसल देखने पर। मैं अपने ये गुनाह खुशी खुशी अपने सर संभाल रहा हूँ, सबकी इकट्ठी माफ़ी मांग लूँगा। वैसे भी तुम्हारे बकौल मैंने तो आग में ही जाना है, तो सोचा बाकी लड़कों को आग से बचना चाहिए, तभी कह दिया। आगे तो मोहब्बत का फ़लसफ़ा बयान किया। वो सहूलत से अपने अरमान दबा गया, और शिजा चाहती भी यही थी। 2-3 दिन भला किसी को जानने समझने के लिए काफ़ी थोड़ा होते हैं। बहुत फिक्र है आपको दुनिया के लड़कों की। वो मुंह भुला गई। हाँ, पता नहीं ना तुम किस किस को आग में कूदने पर मजबूर कर दो। एहतियात लाजमी करनी होगी। वो उसके सामने उसके दिल से खेल गया। शिजा यूं थी जैसे हर पुरअसर लफ्ज़ ही गुम गया हो। मैं नाराज़ हो गई। वो आगे बढ़ी तो आहिल भी तेज़ कदम उठाता हम कदम हुआ। बिलाशुबा वो साथ अच्छे लग रहे थे। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, लड़कियां भी हैं। तुम वैसे क्या कहोगी कि कौन हो मेरी। आहिल ने हम कदम चलते वीआईपी इनविटेशन वाले एंट्रेंस से शिजा के साथ हाल में एंट्री दी, तो वो इतने सारे लोग देखे। पीछे को 2 कदम हुई तो आहिल से टकराई। सवाल तो उसका भूल ही गई। अब वो दो इसी कुर्बत में एक दूसरे के रूबरू थे कि आहिल के तमाम दोस्त हूटिंग करते आसपास घेरा बना गए। सबको आहिल के ब्रेकअप का पता था, तभी उनको वो लड़की आहिल की न्यू गर्लफ्रेंड ही लगी। सबके हूटिंग करने पर शिजा के चेहरे पर घबराहट उतरी। वो इससे पहले सहम जाती। आहिल ने सबको घूर कर चुप करवाया। ओए, तमीज़ करो सब। गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी गाइस। आहिल की बावर आवाज़ें बुलंद इतला पर सभी हैरतज़दा हुए। शिजा ने घबराकर आहिल से फासला समेटा। फिर इंट्रो करवाओ न अपनी पार्टनर का। आहिल मुकदाम कौन है ये। वो सभी दूल्हे को छोड़कर आहिल के साथ आते शिजा को लेकर तजस्सुस में मुब्तला थे। आहिल ने गर्दन घुमाई तो बैक वक्त शिजा ने भी इसे गर्दन घुमाकर देखा। दोनों की आंखें धीमा सा मुस्कुराईं। मैं आहिल मुकदाम की टीचर हूँ। अच्छी बुरी चीज़ों के साथ मैंने इनको ये भी सिखाया है कि गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। वो पुरहतमाद होकर अपना तारुफ देती। आहिल को रहा साहा भी लूट गई। वो कितनी देर इस पर से नज़र न हटा सका। ओह, इस जैसे फ्लर्टी को भी कोई सिखाने वाली आ गई बई। स्वागत है आहिल गैंग में। तुम इसकी टीचर हो तो यकीनन हम सबकी भी हो। खुश आमदीद। वो सभी मुस्कुराते दोनों के लिए अंदर आने का रास्ता बना गए, जिसके बाद शिजा को ना तो किसी ने ऐसी नज़र में लिया जो बेचैन करती, ना आहिल को किसी ने शिजा को लेकर छेड़ा। उसके ग्रुप गैंग में बहुत डिसेंट सी लड़कियां थी, और ये सारे 19 से 22 साल की यंगस्टर्स थे, और सभी कहीं ना कहीं कमिटेड थे। यहाँ तक कि दुल्हे की उम्र भी सिर्फ 21 साल थी। शिजा ने इन लड़कियों के साथ जाकर दुल्हन साइड पर काफ़ी इंजॉय किया। अगर ये कहा जाए वो बिल्कुल बोर नहीं हुई तो गलत ना होगा। और फिर खूब नाच गाना और मस्ती शुरू हुआ। आहिल उसके सब दोस्तों में अलग ही मुनफरिद लगा। ना तो उसने डांस में छिछोरे स्टेप किए, ना ही वो ज़्यादा हंसता था। क्योंकि वो शादी में वाहिद तुर्किश लड़का था,
तो उसकी स्पेशल कराची आमद पर उसके बाद एक तुर्किश हाले डांस हुआ जो उसके दोस्तों ने स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की, जिसमें सब लड़के एक दूसरे के कंधों पर बाजू रखे टांगों को उठा उठा कर रक्स करते हैं, जिसमें सब ने आहिल की इतनी अर्जेंट तमाम तरह हेल्थ इश्यूज़ की शिरकत करने को दिली से रहा। ये पार्ट सबसे मज़ेदार था। और फिर आहिल ने एक इंडियन उर्दू गाना गाकर मस्ती, शोहियों और उदम के माहौल को एक रोमांटिक माहौल में बदल दिया। यहाँ तक कि पूरे हॉल की मेन लाइटिंग भी उसके गाने के हिसाब से बदल गई। वो सिर्फ शिजा को देख रहा था जो सारा इवेंट दुपट्टे को सर पर ओढ़े उसकी नज़रों के इज़हार में घबराती रही। शिजा को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा गा सकता है। इसने इंडियन अरिजीत सिंह को सुर और ताल में मुकाबले की टक्कर दी थी, जिसका सबूत हाजरीन महफिल की पुरतपाक तालियों ने दिया, जो कितनी देर तक ठहरने का नाम ना ले रही थी। डिनर के फौरी बाद आहिल ने दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती की, पर शीज़ा को थका थका अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास खड़ा देखे इसने भी थोड़े सर दर्द का बहाना करे इजाज़त ली। शीज़ा को इतनी जल्दी यहाँ से निकलने की भी उम्मीद न थी, तभी तो वो मशकूर लगी। काफ़ी अच्छा गाया आपने, ओरिजिनल के बहुत करीब सीखा है। वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी खामोशी को तोड़ते शीज़ा ने पूछा, नहीं तो बाथरूम सिंगर समझो। मैं कभी मौज मस्ती से नहीं थका, पर आज लग रहा है आंखें फट जाएंगी। तुम भी थक गई। आहिल ने अपनी आंखें मली, क्योंकि शायद वो इफेक्ट हो चुका था। शीज़ा को अपनी तो याद न रही, आहिल की आंखों के गुलाबी गोशे देखे परेशान ज़रूर हो गई। इतनी नहीं जितने आप। अभी वलीमा रहता है, बीमार ना पड़ जाइएगा। चलते हैं घर। कहें तो मैं ड्राइविंग कर लूँ, इतनी तेज़ तो नहीं, पर मुनासिब रफ्तार पर बाबा ने मुझे चलानी सिखाई है। शीज़ा ने उसकी तबीयत के थोड़े उलझे होने के सबब ऑफ़र की, तो वो इस वक्त आहिल को मसीहा ही लगी। हाय तुम कितनी अच्छी हो, कर लो प्लीज़ ड्राइविंग, मैं आंखों को रेस्ट देता हूँ, मेरी आई साइड वीक है। और सितम के मैं ग्लासेस भी वही नतालिया छोड़ आया। अब कल मॉर्निंग में जाकर कोई लेंस देखता हूँ डॉक्टर से लिखवा कर। वो फौरी उसके बैठते ही खुद भी दुपट्टा संभाल कर लपेटे बैठी, जबकि आहिल के जैसा बातूनी बंदा बाकी खामोश था, तो यकीनन तबीयत वाकई हिल गई थी। तभी सारा रास्ता वो तकरीबन सो कर आया। खुद बेचारी शिजा को आधे घंटे की ड्राइव को 50 मिनट लगे, पर वो घर पहुंच ही आए। आयशा और बाला साहब पहले ही पहुंच चुके थे। आहिल को उन्होंने चाय के लिए रोका, पर वो नींद का कहर रूम में चला गया। शिजा ने अम्मी बाबा को फंक्शन का चाय के साथ अहवाल तो सुनाया, पर तवज्जो उसकी आहिल की आंखें ही लपेट कर साथ ले गई थी। आप दोनों मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। परिसा और हाशिम के साथ वो आ तो गई थी, पर अपने माँ बाप की आंखों में अपने लिए डर देखकर विस्मुर्दगी का शिकार नजर आई। वो जिंदगी में जितनी कोताहियां कर चुकी थी, उसे खुद भी नहीं लगता था कि वो माफ़ी लायक है। खासकर बाबा के सामने वो बहुत शर्मिंदा थी। कैसे फिक्रमंद ना हो, जैसे भी हो बेटी हो हमारी। परी ने बताया मुझे कि तुमने अपनी गलती तस्लीम की, कि फारिस ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैं तो पहले ही जानता था औलाद की इज्जत पर बात आएगी, तभी चुप था। लेकिन मुझे लगता है औलाद के ऐप छुपाने से दुगना नुकसान होता है। देख लो आज तुम किस हाल में हो, ना तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है ना सोशल। दोस्तों से मिले तुम्हें अरसा बीत गया, किसी फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर में तुम हमारे साथ नहीं जाती। तुम्हारा ये उजड़ा हाल हमारे ऐप छुपाने के सबब है। तभी तुम्हें थप्पड़ मारा होता ना, तो शायद हालात कुछ और होते। हातिब की नफरत तो इतनी खूनखार होती हातिब की नफरत ना इतनी खूनखार होती कि वो फारिस पर जानलेवा हमला करता। ये सच था कि हाशिम कभी कभी बेहिस बन जाते, जैसे इस वक्त। परिसा उनके हाथ पर हाथ रखकर शारतन चुप होने का भी कहती रही, पर वो बोलते चले गए। यहाँ तक कि सुहाना की आंखों से मोतियों की तरह फूटते आंसुओं पर भी उन्हें कहीं ज़रा रहम आया। जानलेवा हमला क्या मतलब बाबा? सुहाना उठकर बाबा के पास आई। वो अपनी तकलीफ संभाल ना पाई थी। हाशिम प्लीज़, वो ठीक नहीं लग रही। परिसा ने हाशिम को बोलकर टोका, पर आज वो चुप होने के बिल्कुल मूड में ना थे। इसे ठीक होने के लिए ये सब सहना होगा परी, क्योंकि इसने फारिस पर जो घटिया इल्ज़ाम लगाया, इसी ने सब तबाह किया। इसे भी, मेरी और फारिस की दोस्ती को भी और हातिब को भी। इसे बताने दो मुझे कि मर गया है फारिस। रो ले जी भरकर उस बदनसीब को। ये सब हाशिम ऐसे हरगिज़ नहीं कहना चाहते थे, पर उनका दिल दुखा था। परी ने ये सब हाशिम को बताया तो अच्छी नीयत से था, पर अब अपने फैसले पर अफसोस कर रही थी, क्योंकि भूल गई थी कि उनके हाशिम जाबिर भी हैं और एक मुद्दत वहशी शैडो भी रह चुके हैं। सो उनके अंदर मुजरमों के लिए रहम ना होना एक फितरी कड़ी थी। हाशिम प्लीज़, क्यों उसकी जान लेना चाहते हैं? परी ने उठकर सुहाना को संभाला, जो इस वक्त ये सब सुनकर सदमे से दो चार रोना भी भूल चुकी थी। खातिब ने मारा मेरी वजह से बाबा, मेरी वजह से वो चले गए दुनिया से। सुहाना ने डुबडुबाई आंखों से हाशिम मुकदाम की तरफ देखा, जैसे उम्मीद में हो कि बाबा भी इनकार कर देंगे।
پر جب وہ آئے ہی سچ بتانے کا تہیا کر کے تھے تو اب ساری سچائیاں سہانا پر کھل جاتی. یہی بہتر تھا. مجھے گھر جانا ہے. وہ اٹکتے سانس کے ساتھ ممی کا سہارا جھٹک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ پارکنگ تک پہنچ کر اس کا ضبط ٹوٹا، اور ایسا ٹوٹا کہ اسے روتا دیکھتی یہ ہنک رات اور سوگوار اور تاریخ ہو گئی. وہ بابا اور ماں کے پہنچنے تک اپنے بقیہ آنسو اپنے اندر گھوٹ کر چپ کر کے پیچھے بیٹھی، اور مقدام پیلس تک کا راستہ یوں کٹا جیسے قبر کا سناٹا پھیل گیا ہو. وہ گاڑی پیلس پورٹس میں رکتے ہی نکل کر روتی ہوئی اندر بھاگی. ابراہیم جو حاتب کو سوتے میں ایک نظر دیکھنے گیا تھا، سہانا کو روتا ہوا بھاگتا دیکھ کر نظر پر عیسیٰ مقدام اور ہاشم پر ڈال گیا، جن کے چہرے پر زردی کھنڈی تھی. سہانا رو کیوں رہی ہے انکل آنٹی؟ آپ لوگ تو اسے ڈنر آؤٹنگ پر لے کر گئے تھے. اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ابراہیم کی مضبوط آواز کانپی. اسے فارس کی موت کا بتا دیا ہم نے. تم اسے دیکھ سکتے ہو جا کر ابراہیم. وہ سن کر دونوں پر ایک سرد نظر ڈالے اندر دوڑا، اور جب تک اس کے کمرے تک پہنچا وہ پورے کمرے کی چیخ چیخ کر حالت تباہ کر چکی تھی. یہی نہیں، اس کی ڈریسنگ پر رکھی اس کی من پسند لاتعداد رنگوں کی کانچ کی چوڑیاں بھی اس نے مٹھیوں میں دبوچ دبوچ کر توڑے پورے کمرے کے فرش پر بکھیر دی، اور اس بیچ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو لہو لہان کر بیٹھی. سہانا وہ اس سے پاگلوں کی طرح روتا دیکھے قریب آیا اور شوز سے اس کے پیروں کے پاس بکھرے تمام کانچ کو سائڈ کرے دونوں بازوؤں سے پکڑا. وہ ہچکیوں کی زد میں ذرا ذرا کپ کپاتی سہانا مقدام آج آگہی کے کرب سے گزر کر قابل رحم حالت پر آ گئی تھی. وہ مر گئے ابراہیم، میں نے مار دیا ان کو، وہ مر گئے. وہ اسے بتاتی رو پڑی، لیکن ابراہیم کو اس کے الفاظ سنائی نہ دیے. جب نظر اس کے سرخ خون سے بری ہتھیلیوں پر گئی، سہانا یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا کر دیا ہاتھوں کو؟ بیٹھو یہاں اور خبردار اگر تم روئی بالکل چپ. اول لہجہ بیگا تو اختتام تک وہ گرجا، جس پر وہ سہم کر اس کے بٹھانے پر سارے آنسو حلق میں کوٹ گئی. ابراہیم کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر تک واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئنٹمنٹ اور سفید پٹی تھی. سہانا کی ہچکیاں بدستور کمرے میں گونج رہی تھی. وہ ابراہیم کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کا جائزہ لینے پر اپنے ہاتھوں کو سسکیاں بڑھتی کھینچ رہی، پر ابراہیم نے اس کی ہتھیلی میں کھبے کانچ کے ٹکڑے نکالنے جاری رکھے. چھوڑو میرے ہاتھ. ہچکیوں کی زد میں ضد کی شدت لیے وہ ابراہیم کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کرے اسے کافی تنگ کر چکی تھی. سہانا یہ درد میں ہے. مانا تم میرے معاملے میں واقعی خوددار ثابت ہو گئی ہو، پر ابھی مجھے جو کر رہا ہوں کرنے دو. اس کے دونوں ہاتھ چوڑیوں کے ٹکڑوں کے کھپ جانے پر لہو لہان تھے، اور ابراہیم نے جب آخری ٹکڑا اس کی ہتھیلی سے نکالا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. پر مجال ہو جو سہانا نے پلک بھی جب کی ہو، میں کسی کے سامنے معافی مانگنے لائق نہیں رہی. وہ چلے گئے بنا مجھے معاف کیے. تم میرے ان ہاتھوں کے زخموں پر عادی ہو گئے. ابھی اگر میرے دل کی لہو لہان حالت دیکھ لو تو. وہ شفاقیت سے اس کی بات کاٹ گیا. تو مر جاؤں یہی نا؟ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بے رحم اور شفاق تھے. پہلے ان سے زیادتی کر دینے کا پچھتاوا تھا، اب ان کی موت کا دکھ، اور میری وجہ سے حاتب کے ہاتھوں جو ہوا اس کا سوگ الگ. اتنے بوجھ کیسے اٹھاؤں گی؟ میرا دنیا میں تکلیف پھیلانے کے سوا کوئی کام نہیں رہا ابراہیم. آئی تھنک مرنا مجھے چاہیے، بنا تکلیف کے موت آ جائے بس، کیونکہ رونے کو آنسو نہیں رہے. تم چھوڑو میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ انہیں چھوا جائے، ان پر مرہم رکھا جائے. وہ سب سن رہا تھا پر پتھر بنا محسوس ہوا، جس میں خراش تب آئی جب سہانا نے اسے اپنے زخمی ہاتھ کو چھڑوانا چاہا. مجھے جھٹکو مت، میں بہت مہربان رہنا چاہتا ہوں تم پر سہانا. وہ ایسی تنبیہ کر رہا تھا جس سے وہ فوراً مزاحمت روک گئی. سارے دکھ ایک طرف، تمہارے دل میں سہانا ہونے کی تکلیف ایک طرف. تم تو مجھے اپنی تکلیف سے آزاد کر دو ابراہیم. اس لڑکی نے آج جس طرح رو کر منت کی وہ جھٹلانے والی نہ تھی. اگر میں شادی کر لوں واقعی خوش ہوگی تم؟ ابراہیم نے اس کی زخموں پر آئنٹمنٹ لگانا روک کے سہانا کی تاریک پڑتی آنکھوں کو بہت شدت سے محسوس کیا. پہلے محبت کرو، پھر اس لڑکی کو اپنے پیچھے پاگل کرو، پھر تھوڑے نخرے دکھانا، پھر اس سے ملنا، تاکہ وہ تمہاری اور تمہارے دل کی آخری سانس تک حفاظت اور قدر کر سکے. وہ سارے غم بھول کر اسے مشورے تھمانے لگی. ابراہیم کا دل کمزور سہی، پر اسے اس لمحے لگا بہت سخت جاں ہے. جہاں پھٹنا چاہیے تھا وہاں دھڑکنا بھی روک گیا. کر لوں گا شادی. ابراہیم نے واپس نظر جھکا کر اس کے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر ہتھیلیوں کی خراشوں پر دبا لگائی.
सुहाना को हल्क में दर्द भरा दबाव महसूस हुआ। तुम्हारी शादी देखकर फिर मैं चली जाऊंगी। सुहाना ने डुबडुबाई आंखें चुराते अपने इरादे से इब्राहिम को फिर कमज़ोर कर दिया। कहाँ? मुझे मेरी बीवी के साथ खुश रहता नहीं देखोगी? तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए खुलेआम इससे रोमांस करूंगा, ताकि तुम्हें यकीन आए कितने मज़े में हूँ। इसे मेरे बच्चों की माँ बनता देखना। इसके साथ इब्राहिम के मुंह से ये सभी तो वो चाहती थी, पर अब जब इसने सुहाना की ख्वाहिश मानी तो वो बेख्तियार अपना दूसरा जख्मी हाथ बढ़ाकर हथेली इब्राहिम के होंठों पर जमा गई। और क्या रह जाएगा? बस करो प्लीज़, ये सब बताने और दिखाने वाला नहीं है। मुझे तुम पर ये सब किए बिना भी यकीन आ जाएगा। इब्राहिम को लगा था शायद अब वो इसकी अहमियत का इकरार कर लेगी, पर इस लड़की का शायद हर जज्बा वाकई मर गया था। नहीं, मैं यकीन दिलाने में थोड़ा नॉर्मल इंसान हूँ। ये सब तो तुम्हें देखना ही होगा। तुम जहाँ भी गई अपनी बीवी के साथ वहीं आ जाऊंगा। इब्राहिम ने उसकी जख्मी हथेली पकड़कर हाथ में दबाई तो इससे निकलती खून की बूंदें इब्राहिम के होंठों पर लग गईं। तो तुम मत करो फिर शादी। सुहाना ने टिश्यू लेकर उसके होंठों को साफ करते अपनी आंखें चुराते बात बतली, पर अभी ही तो इब्राहिम के हाथ इस लड़की को सीधा करने की ट्रिक लगी थी। जी नहीं, अब तो बहुत जल्द करके दिखाऊंगा। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें अपनी तकलीफ से आज़ाद कर दूं? कर दिया। अब अच्छी सी लड़की देखकर गर्व बसाता हूँ। वैसे भी जवानी के जज्बात बर वक्त कहीं इन्वेस्ट हो जाएं तो बुढ़ापे का सहारा मिल जाता है। औलाद की सूरत मेरे तो माँ बाप भी नहीं, मर गया तो चलो मेरे लिए कोई दुआ करने वाला होगा। इब्राहिम साहब सुहाना की निकलती जान महसूस करने के बावजूद अपनी जिद पर अड़ गया और सुहाना से कुछ कहा ही ना गया। मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए दुआ। नजरें झुकाए ही ऑफर दी गई। इब्राहिम ने बहुत दिन बाद सुहाना के सबब होंठों को मुस्कुराने की इजाज़त दी। तुम तो मेरे साथ मरोगी ना? इब्राहिम की तरफ वो फौरन आंखें उठाकर देखने लगी। समझ ना सकी वो मजाक कर रहा है या गुस्सा। मैं क्यों मरने लगी? वो अपने ही कहे से जैसे मुकरी लाउंज इंटरेस्ट में खड़ी परिसा और हाशिम की आंखें अबदीदा हुईं। इब्राहिम ने जैसे उनकी सुहाना को आज संभाला वो दो कभी न कर पाते। अभी तो मरने की रट लगा रखी थी। इब्राहिम ने आईब्रो चुकाकर होश के साथ याद दहानी भी करवाई। प्लान कैंसल। वो अपने हाथों को छुड़वाकर मुंह फेर गई और सर भी काउच से लगा दिया। यानी वो मजीद कोई बात नहीं करेगी। ये प्लान कैंसिल ही रहना चाहिए, अदरवाइज तुमसे पहले मेरी जान निकलेगी। आराम करो। आई नो तुम अपनी ज़ात से जुड़े पछतावों से कभी नहीं निकल सकती, लेकिन ये मत भूलना तुम मरकर मजीद पछतावे मोल लोगी। तुम्हारे मम्मी पापा बहरहाल दुनिया के ऐसे फ़र्द हैं सुहाना, जिनके दिल में तुम्हारे तमाम जराइम के बावजूद अव्वल दिन जैसी जगह और मोहब्बत है। उनके लिए जियो। वो इसे देखते नरमी से बोला जो मुरझाए फूल जैसी लगती थी। इस पर जवानी का अरूज था, पर ऐन अरूज के समय इसके दिल पर बोसीदगी उतरी हुई थी। तुम हमेशा मुझसे प्यार कर सकते हो बिना सिले के। सुहाना शायद इस वक्त तकलीफ के असर में थी, तभी तो इस सवाल से इस तीनों को शशद्र कर बैठी। मैं हमेशा यही कर रहा हूँ बिना सिले के। इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर चली आती बालों की लटें पीछे सरकाईं। वो दुनिया पूरी में इब्राहिम के इस जुमले को सुनने से पहले तन्हा और लावारिस थी, पर फिर कुछ हुआ कि इसे लगा दिलासा मिल गया। शादी तो नहीं करोगे? सुहाना की आवाज़ में तीरगी चली आई। सुहाना से नज़रें कतरा कर हटाते इब्राहिम ने कोई वाज़िया जवाब ना दिया। करूँगा, मुझे औलाद चाहिए। बाबा ने दुनिया से जाते हुए कहा था, इस बचपन की लाहासिल मोहब्बत को साइड रखना इब्राहिम अफंदी, और हमारी नस्ल को लाजमी आगे बढ़ाना मजबूरी समझ लो। वो सरासर सुहाना के अंदर अपनी अहमियत जगाने की कोशिश में था। सही, कर लेना, मुझे क्या? वो वापस चेहरा छुपाकर गुस्से से बोली, जबकि आज पहली बार इस लड़की की इन बिखरी हरकतों ने दिल में कुछ धड़कने सा एहसास नमूदार किया। वो पलटा तो परीसा और हाशिम की आंखों में फैली मशकूरी इसे घबराहट से निकाल गई। वो बाहर आया तो वो माँ बाप उसके एहसानमंद नजर आए। मैं बस इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम ने आंखें चुराते माजरत की। तुम ही इसे नॉर्मल कर सकते हो इब्राहिम। मैं चाहता हूँ तुम इसे कैंपिंग पर ले जाओ कुछ दिन। तुम्हें पता है ना इसे कितनी पसंद है। फितरत के करीब वो हमेशा हर गुस्सा, नाराज़गी और तकलीफ़ भूल जाती है। उसकी पैदाइश के 11 माह बाद ही अलाइम दुनिया में आ गया, जिस वजह से वो हमेशा परी की तवज्जो से महरूम रही, और मैं तो अपने बच्चों से अक्सर दूर रहा। फिर जब जब इसे तवज्जो की कमी मिलती हम इसे मनाने कैंपिंग ले जाते थे। शायद इस बार तुम्हारी सोहबत असर कर जाए। वो तुमसे कहीं ना कहीं हम सबसे ज़्यादा अटैच है।
आई फील हर पेन जब तुमने से शादी का कहा। शायद ये उसे हर्ट कर रहा है अंदर से, पर वो समझ नहीं पा रही। इट्स गुड साइन मैन। हाशिम अंकल की एहसान न सही, पर वो इन्हें बाबा की तरह समझता था और उनकी रिक्वेस्ट पर सोचने पर मजबूर भी लगा। हाँ, मैं और हाशिम तो चाहते हैं कि इसे तुम्हारे हवाले करें, पर शायद ये ठीक नहीं होगा अभी। उसे अपनी तकलीफ़ों से निकल कर तुम्हारी अहमियत का इकरार करना होगा। तुम हातिब की फ़िक्र मत करना, मैं अपने बच्चे की खुद केयर करूँगी। इन सबको इल्म नहीं था कि इब्राहिम सिर्फ हातिब का ख्याल रखने के लिए नहीं, बल्कि उसका दायां बाजू है, और हातिब को इस हालत में छोड़ना इब्राहिम के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। मैं हातिब सर को अभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं वो, और मेरा यहाँ होने का मकसद उनके साथ रहना है, जबकि सुहाना मेरे साथ कहीं जाकर पुरसुकून नहीं रह सकती। इब्राहिम की हातिब से जुड़ी उनसियत अपनी जगह, पर वो दोनों इब्राहिम से मोहब्बत का जायज़ हिस्सा मांग कर भी हक पर ही थे। हातिब के साथ मैं रहूँगा, वैसे भी बहुत दूर रह लिया वो मुझसे। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसके करीब होने की कोशिश करूँगा। वो मुझसे नफ़रत करता है और मुझे कभी फुर्सत ना मिली इस नफ़रत को कम करने की। मैं चाहता हूँ तुम कुछ वक्त के लिए इससे दूर रहो, ताकि वो थोड़ा सही अपने जालिम बाप पर डिपेंड करे। तुम समझ रहे हो ना? फिर सुहाना को भी किसी दोस्त के साथ की ज़रूरत है, और मोहब्बत करने वाले इंसान से बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? अब इब्राहिम समझा था कि वो इसे अपने और हातिब के बीच की रुकावट कह रहे हैं। ये सुनने में आम बात थी, पर इब्राहिम को बहुत चुभी। ठीक है, मैं आपके और हातिब सर के बीच से हट जाता हूँ, लेकिन उनको कुछ हुआ तो हिसाब आपसे लेने का हक होगा ना मुझे। इब्राहिम को दुखी करने की नीयत न थी बस। हाशिम और परीसा अपने दोनों बच्चों की बैक वक्त तकलीफ में कमी का सोचकर थोड़े खुदगर्ज हो गए। बिल्कुल होगा। तुम 1-2 हफ्ते के लिए सुहाना को ले जाओ किसी कैंपिंग साइट पर। सारा इंतज़ाम मैं करवा देता हूँ। तुम भी जाकर फितरत को महसूस करो, अपने दिल को तक़वियत दो, अच्छा महसूस करोगे। बाकी मुझे पता है तुम मेरी बेटी का खुद से ज़्यादा ख्याल रखोगे। वो कमज़ोर लगती है पर है नहीं। अपने दिल को जैसे संभालते हो ना, इस बीच ख्वाहिशों और कदमों को भी संभालना। आखिरी तमहीद भी जिस मकसद के लिए थी, वो इब्राहिम समझ गया। वो कहना चाहते थे कि उनकी बेटी की तरफ कदम बढ़ाने का ना सोचे। ऐसा हदसा भी हाशिम मुक़द्दाम के दिल में क्यों आया, ये सोचकर इब्राहिम को सख्त तकलीफ़ हुई, लेकिन वो जैसा भी था उनका मुलाजिम ही तो था, और मुलाजमों के जज्बात कहाँ होते हैं। जैसा आप कहें मिस्टर हाशिम। वो बात खत्म करे वहाँ से गया तो परीसा ने जाते इब्राहिम के चेहरे को देखते हाशिम का हाथ पकड़े मतवज्जो किया। आपने आखिरी बात क्यों कर दी? वो हर्ट हो गया तो? वो सुहाना को कभी गलत नज़र से नहीं देख सकता हाशिम। वो बहुत मोहब्बत करता है मेरी बेटी से। आप ऐसे उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकते। छोड़े, मैं देखती हूँ इब्राहिम को। मेरे सगे बच्चे 4 हैं, पर याद रखें ये भी उनसे कम नहीं है। आज तक अगर मेरा हातिब हंसता मुस्कुराता आया है तो वाहिद इसके साथ और इसके सबब। प्लीज़ हाशिम, दोबारा आप इब्राहिम से बात करते 1000 बार सोचिएगा। परीसा को माँ की तरह तड़प कर हाथ छोड़कर जाता देखे हाशिम थम ही तो गए, पर फिर अफसोस भी हुआ कि वाकई अजीब सा कह बैठे हैं। खुद हाशिम अंदर सुहाना के पास जा बैठे तो वो बस चुपचाप सर उठाकर उनके सीने से टकराती साथ जा लगी। बहुत आहिस्ता सांस भर रही थी। परीसा इब्राहिम को ढूंढने उसके कमरे में आई तो वो कहीं ना था। उसके और हातिब के मीटिंग स्टडी रूम में झांकी तो वो वहीं कुर्सी पर बैठा लैपटॉप ऑन कर रहा था। इब्राहिम, परीसा आंटी की पुकार पर वो फौरन से कुर्सी छोड़े उठकर उनकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ, सुहाना तो ठीक है? वो उनकी आंखें देखकर परेशान हुआ। जब कभी तुम्हें लगा तुम अपने दिल की तरह खुद को उसके मामले में कमज़ोर महसूस कर रहे हो, वापस आ जाना इसे लेकर, पर खुद को जबर से मत गुजारना। उसके साथ बंधे रहकर मोहब्बत को तकलीफ़ में देखना इस दुनिया का सबसे बड़ा गम है। हाशिम की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। वो तुम जैसे बच्चे को लेकर बेयकीनी जाहिर कर गए, तो शायद वजह सुहाना का बहुत बिखरा हुआ वजूद है। उम्मीद है तुम बुरा ना मनाओ। मैंने जब से तुम्हारे दिल में अपनी बेटी की मोहब्बत देखी थी, तभी सुहाना तुम्हें दे दी थी। तुम जैसा उसे कहाँ मिलेगा जो बैक वक्त इतनों की तसल्ली है, मेरी, हाशिम की, खातिब की। मैंने कभी कहा नहीं, पर मुझे तुम सुहाना से कम अजीज नहीं हो। मेरा बच्चा हातिब अगर अभी तक पागल नहीं हुआ ना खुद अजियती से, तो वजह तुम जैसे दोस्त का होना है। ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें पता हो इब्राहिम अफंदी, कि तुम इस पैलेस और यहाँ के मकीनों के लिए कितने अहम हो। सुहाना तुम्हारी है, पर इसे पहले इन पछतावों से निकालो। मुमकिन है कल को तभी वो तुम्हारा सुख बनने लायक हो सके। इब्राहिम जितना हर्ट हुआ, इस माँ की ममता ने सारे गिले दूर कर दिए। वो उनके दोनों हाथ अकीदत से पकड़कर चूमता मुस्कुराया।
जब इब्राहिम की माँ ने आखिरी सांस लेकर इसे बचपन में ही खुद से महरूम किया, तब इब्राहिम को वापस ममता भरा लम्स परीसा ने दिया था। तभी तो इब्राहिम इस माँ के लिए कुछ भी माफ़ कर सकता था। आप परेशान ना हो, मैं सुहाना को नॉर्मल करने की कोशिश करूँगा। इब्राहिम का ये यकीन इस माँ की बहुत बड़ी तसल्ली था। बिल्कुल जैसे तुमने मेरे हातिब को किया। अब कर लो काम, बस कभी उदास और हर्ट मत होना। तुम कितने प्यारे हो, काश ये सुहाना बरवक्त समझ जाए। सुकून में रहे मेरा बच्चा। परीसा ने प्यार और शफकत से कहते ही उसकी गाल सहलाते कमरे से जाते डोर भी आगे किया, जबकि इब्राहिम अफंदी धीमा सा अपनी अहमियत पर मुस्कुरा दिया। जारी है तो कैसी लगी किस्त? पैसिनो डायलॉग ज़रूर बताएं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे मंडे को एक नए थ्रिलिंग वीक स्टार्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट वीक। ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, हॉट सिजलिंग एंड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करके आइएगा, ठीक है? बस आपने करके आनी है तैयारी हर चीज़ के लिए, हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम मंडे को 25 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा।